केस फाइल करने के लिए। ऊपर से सेक्सुअल अब्यूज़ का केस, बहुत ही मुश्किल है ऐसे एनवायरनमेंट में पुलिस स्टेशन जाना। तो पुलिस वालों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस एनवायरनमेंट को और इस माहौल को सपोर्टिव बनाए ताकि ये एडोलेसेंट्स जाकर अपना केस फाइल कर सके। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है जो 2012 में पास हुआ था, उसको पॉक्सो कहते हैं। उसमें भी काफ़ी रूल्स है जिसके मुताबिक पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा माहौल बनाए जहां बच्चे साहसी होकर आ सकते हैं और बोल सकते हैं। लेकिन वो जो पुराने ख्यालात के बारे में मैं बात कर रही थी, हेल्थ वर्कर्स, वो कभी कभी पुलिस में भी हम देखते हैं। तो हम मेरी जो संस्था है दसरा, हम लोग अलग अलग NGOs के साथ काम करते हैं। तो हम एक NGO के साथ काम कर रहे थे जो डोमेस्टिक वायलेंस पे काम कर रहा था। तो उन्होंने हमें कहानी बताई कि एक औरत थी जो पुलिस स्टेशन गई थी बोलने के लिए कि मेरा पति मुझे मारता है और मेरी मदद कीजिए। तो पुलिस वाले ने कहा कि ये आपका निजी मामला है, ये हस्बैंड वाइफ का मामला है, हमारे पास मत आइए, हमें इन्वॉल्व नहीं कीजिए। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़रूरी है कि हम पुलिस को ट्रेन करें, उन्हें सेंसिटाइज करें, स्पेशली बच्चों के नीड्स के बारे में। तो हम ये दो विभाग हो गए, मेडिकल डिपार्टमेंट जो है, मेडिकल वर्कर्स, उनसे एविडेंस लेकर पुलिस के पास जाना, फिर पुलिस को अगर केस बनाना है एविडेंस लेकर वो लॉयर के पास जाएंगे। अब लॉयर की बात, अगर हम में से किसी को केस लड़ना है तो हमें किसकी सपोर्ट चाहिए होगी? अपने पेरेंट्स की, कि मुझे हेल्प करो, मुझे एक लॉयर चाहिए। अब आश्चर्य की बात यह है कि ये बाल शोषण है, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस में 95% आई थिंक, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है 2016 में उन्होंने ये डेटा क्रिएट किया है कि 95% कोई जाना पहचाना ही बाल शोषण करता है। उसमें से 30% या तो आपका कोई नेबर है, पड़ोसी है, और उसमें से 10% तो डायरेक्ट फैमिली मेम्बर है, जैसे कि फादर या अंकल या ऐसा कोई। तो इस सिचुएशन में क्या करें? एक और NGO ने हमें बताया दिल्ली में कि एक लड़की थी, उसका नाम इट्स फाइन, तो वो उसका फादर उसके साथ बाल शोषण कर रहा था। तो वो घर से भागे, उसकी मम्मी नहीं थी, तो वो घर से भागे, वो शेल्टर होम में रह रही थी। तो शेल्टर होम ने उसके लिए एक लॉयर अपॉइंट किया जो उसके लिए केस लड़ने वाला था। लेकिन कोई आउटडेटेड एक्ट था 1860 का, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, जिसके मुताबिक अगर डायरेक्ट गार्डियन ने लॉयर अपॉइंट नहीं किया है तो फिर वैलिड नहीं है, वो उसका केस नहीं लड़ सकता। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आई प्रो बोनो को इंटरवीन करना पड़ा, उन्होंने केस लड़ा और उसके अंत में दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट ये पास किया है जो आज भी वैलिड है कि ऐसी स्थिति में अगर कोई भी बच्चा है तो उसको इंडिपेंडेंट लीगल रिप्रेजेंटेशन का पूरा हक है। मतलब इंडिपेंडेंट लॉयर जिसके भी खिलाफ वो केस हो वो आपके लिए लड़ेगा और आपकी केस मजबूत बनाने का पूरा एफर्ट करेगा। तो वो तो लॉयर्स है। और कोर्ट्स में और कौन है? जजेस। तो जजेस भी मैंने खुद देखा है काफ़ी इनसेंसिटिव हो सकते हैं कभी कभी। मैं दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठी थी और बाल शोषण का ये एक केस चल रहा था और जज ने शायद केस फाइल ठीक से नहीं पढ़ा था, तो वो पूछ रही थी कि बच्चा कहाँ है, बच्चे की टेस्टिमनी कहाँ है। उन्होंने देखा भी नहीं था कि बच्चा गुजर चुका था और अभी मर्डर का भी केस हो गया था क्योंकि बच्चा ही नहीं था। तो ऐसी चीज़ों को हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ों के लिए जजेस को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। वो पॉक्सो एक्ट जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, उसमें क्लियरली लिखा है कि बच्चे को कंफर्टेबल बनाना है कोर्ट रूम में, चाहे उसको बहुत सारे ब्रेक्स लेना है, चाहे उसको साहस के लिए टेस्टिमनी देते वक्त अपने मम्मी या डैडी को साथ में खड़ा करवाना है, जो भी लाइक अग्रेसिव सवाल नहीं पूछने हैं, उसको जगह देनी है अपने आंसर देने के लिए। तो जजेस का भी एक रोल है इस एनवायरनमेंट को सपोर्टिव बनाने के लिए ताकि बच्चे का केस सबसे स्ट्रॉन्ग हो। तो इस तरह से ये अलग अलग गवर्नमेंट विभाग है जो लीगल और जुडिशल साइड पे भी अगर साथ में सब काम करेंगे तो बच्चा सेंटर में होगा और बच्चे की
सपोर्ट होगी और वो अपना केस बना पाएगा और कन्विक्शन रेट्स भी ऊपर जाएंगे। तो इन सब के अलावा कम्युनिटी और एजुकेटर्स भी हैं जो उनका भी एक हिस्सा है। तो एजुकेटर्स दो तरह से हेल्प कर सकते हैं। या तो टीचर्स जो हैं जैसे आंगनवाड़ी टीचर्स या जो भी प्राइवेट स्कूल टीचर्स, अगर वो उनको ट्रेन किया जाए कि नोटिस करने के लिए, अच्छा ये बच्चा बार बार आ रहा है, उसके हाथ में चोट है, या ये बच्चा सहम गया है या ऐसा कुछ, उन्हें पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है अगला स्टेप अभी क्या है, किसको रेफ़र करूँ, कैसे इस बच्चे की मदद करूँ। और दूसरी बात, हम सब 10th स्टैंडर्ड तक सिविक्स पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के कितने ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि कानून में हमारे क्या क्या अधिकार है। अगर हमें कुछ मुसीबत हो, हम किधर जाएं, कौन हमारी मदद कर सकता है। तो ये भी अगर हम एजुकेशन सिस्टम अगर इसको इंक्लूड करें, ये हमारी हेल्प कर सकता है। और आखिरी जो विभाग है वो है कम्युनिटी वर्कर्स या NGOs। ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं और मैं तो कहूँगी ऑलरेडी प्ले करते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, हक नाम का ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में, जो बच्चों के साथ काम करता है, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए काम करता है। वो इन सारे विभागों के साथ ऑलरेडी काम करते हैं। तो वो अगर कोई बच्चा आता है उनके पास केस लेकर, तो वो उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाते हैं, लीगल एड दिलवाते हैं, उनका केस लड़ते हैं और ट्रेनिंग्स भी करते हैं जजेस के साथ, पुलिस के साथ, लॉयर्स के साथ, इन सारे एक्ट्स के बारे में और क्या क्या लिखा है कि बच्चों के क्या क्या हक है और इन्वायरमेंट को कैसे होना चाहिए ताकि बच्चे अपना हक एक्सरसाइज कर सके। So yeah, stop there. That's just about Thank you, Akshita. So, Jayesh, Dr. Jayesh, I want to ask you a question. One of the things that Akshita said is that whenever there's a case of child sexual abuse, the responsibility starts with the health system, right? Now, I know that in your medical program, you'll have medico-legal, as a subject, but when the laws get updated, how do y'all as doctors get to know about, is there any active way to educate the health system, health facilities on the latest laws related to this? Madam, as far as this law system is concerned, we have a department of forensic medicine who deals in all sort of legal laws and legal formality. Maybe sexual abuse से लीजिए या child violence पे लीजिए. We have a forensic department which is led by a forensic medicine people who are aware of the legislations, laws, regulations and everything. In Shivaji Hospital Kalwa, we have an entire forensic department team. एंड एज फार एज एडोलेसेंट राइट्स के लिए अगर आप मुझको बोलेंगे कि अगर कोई चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ का पेशेंट आता है, वी हैव अ वन स्टॉप सेंटर. एनी पेशेंट एनी विक्टिम ऑफ अ चाइल्ड अब्यूज़ हु कम्स टू द हॉस्पिटल इज नॉट एंटरटेन्ड बाय एनी जूनियर डॉक्टर्स. Straight forward, the case goes to the senior most faculty who are appointed over there for treating this sort of cases. And जैसे मैडम ने बोला कि बहुत हार्शली ट्रीट किया जाता है while doing the examination part and while taking out the history. So in hospital we have a system कि अगर ऐसा कोई victim आया, a straightforward a forensic department doctor, a gynecologist, a pediatrician or a medicine, depends on the age of the child. All four of them come together, sit together, make the child comfortable with this Sneha or with this some counselor at one time. With their consent, we examine the kid. For two-finger test, we don't do it unless and until the victim allows us to examine. After the consent, we do the examination, and that is only a single examination to collect the evidences, to make the case strong, and to write down what are the findings which are in support of the sexual abuse. And after that, the entire complete treatment is being carried out. So, law part forensic medicine देखता है, जो हमारा काम है patient को treat करना. So that is always done in the side room, properly silent room with a due consent and with entire team together, जिससे victim को वापस वही ना करना पड़े. वरना क्या होता है कि patient आया, उसको bleeding होने वाला है, तो gynecologist देखेगा, फिर वो उसको medicine देगा, फिर forensic वाला आएगा, he will try to collect the evidences उसके angle से, then he will do the things. देन पीडियाट्रिशियन को बुलाते हैं कि बाबा बाकी की कोई इंजरीज़ को आप देख लो कि कहीं और फ्रैक्चर है या ट्रॉमा है. सो वी डू नॉट डू दैट. वी हैव अ कंसेंट टुवर्ड्स देम, सो वी ऑलवेज सी टू इट दैट वी आर ओनली एग्जामिनिंग वन इन प्रेजेंस ऑफ ऑल द फैकल्टीज विच आर रिक्वायर्ड
with a due consent. So Unless- Dr. Jayesh, this is all very well for urban areas. शहर में ऐसे tertiary hospital रहते हैं, forensic specialist. अभी अगर गांव में ऐसे होंगे, तो what would happen to, because in the village, the closest primary health center where there's a doctor, Madam, PhD. actually even in a village the guidelines are still the same. In fact in village the, अगर मैं गलत नहीं हूँ, I'm not so sure of, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये examination जो है it should be done by a medical officer in presence of A&M and the data should be collected. Again a victim is never examined second time. And उसके भी legal laws है, I think madam would be able to answer for that Yeah, अगर उनको so पता रहेगा तो. maybe Swati will be able to. एक्चुअली मैम रूरल पार्ट्स रूरल एरियाज़ में पीएससी लेवल पे इस तरह से एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड भी नहीं है. हम लोग इस तरह से केसेस या तो फिर रूरल हॉस्पिटल या तो फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हम लोग रिफ़र करते हैं. पीएससी लेवल पे इस तरह से अगर एमबीबीएस मेडिकल डॉक्टर्स वहाँ पर हैं तो ही शायद से वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं. अदरवाइज़ ये सब एग्जामिनेशंस हम लोग रूरल हॉस्पिटल्स या तो फिर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हम लोग रिफ़र करते हैं इस तरह से केसेस. Madam, being accompanied always by A&M or a ASHA worker to that particular district hospital till the time patient reaches safely to that place. It is never ever happens like that कि ऐसा कोई victim है और उसको directly भेज दिया कि नहीं बाबा आप उधर जाओ. No, never. This is what either a MBBS doctor and above will examine that patient or he will be referred along with a A&M. ASHA worker or A&M who will see to it that the patient is getting